गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 30 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पिछले क्लास में आप लोग को जो हम थ्योरेटिकल पोर्शन बताए थे उस पे ही आज हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला न्यूमेरिकल ये आपको एफएमसी में 2010 में पूछा था। क्वेश्चन क्या है समझिए। ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेज। ये जो चार्ज क्यू रखा हुआ है वह किसी क्यूब के वर्टिसेज पे है। द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज कैरी एट सेंटर ऑफ द क्यूब इज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा कहां पे, क्यूब के सेंटर पे। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले एक क्यूब बनाइएगा और क्यूब के जितने भी वर्टेक्स है सभी पे आप क्यू चार्ज दीजिएगा। फिर हमने आप लोगों को पढ़ाए थे, याद होगा कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना होता है जिस किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम कौन सा चार्ज देते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले एक क्यूब बना रहे हैं। ये क्यूब हो गया आपका। देखिए यही एक क्यूब है आपके पास। अब ये एक वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे चार्ज क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब 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 क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब। ये देख लिया आप लोग। इस चार्ज, इसका जो क्यूब का साइड है वह बी दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू बी ही होगा क्योंकि क्यूब के सभी साइड का वैल्यू सेम होता है। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ पे, इसके सेंट्रल पॉइंट पे। तो जहाँ पे पोटेंशियल निकालना होता है वहां पे हम हमेशा कौन सा चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से, इससे ये मिल जाएगा, ये मिल गया आपका, मान लीजिए। फिर उसके बाद इससे ये मिल जाएंगे, उसके बाद इससे ये मिल जाएगा, फिर इससे ये मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल डायगोनल जो है वह 4 हो गया। अब देखिए समझना है, सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये हो गया ओ। अब देखिए एक डायगोनल हो गया आपके पास, 4 डायगोनल हो गया, यहाँ पे 4 डायगोनल, 4 डायगोनल हो गया। एक हो गया AD, दूसरा हो गया आपका BE, तीसरा हो गया AD हो गया, B हो गया, FC हो गया या CF जो भी कहिए,
और लास्ट डायगोनल हो गया आपका GH। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं डायगोनल AD का, तो A से D, तो एक ये साइड है, एक ये, यानी Y एक्सिस, X एक्सिस और Z एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे AD की बात करते हैं, तो अंडर रूट ये X एक्सिस हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा आप AD को, तो लिखेंगे BJ कैप, BI कैप, BK कैप। अब देखिए अगर इसका हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, AD का मैग्नीट्यूड, क्योंकि AD तीनों एक्सिस पे है, Y पे है, X पे है और Z पे है। जब इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ I कैप का स्क्वायर प्लस J कैप का स्क्वायर प्लस K कैप का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होगा √3b। इसी तरीका से AD बराबर आप लिख दीजिएगा BE, बराबर लिख दीजिएगा CF, बराबर लिख दीजिएगा GH, और इसका सिंपल वैल्यू होगा √3b। अब आप ये भी देख रहे हैं AD के बीच का जो मिड पॉइंट है वही O है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि OA बराबर OD, अब बराबर कितना होगा बाबू, √3b/2। √3b/2। कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे 4 डायगोनल है और सभी डायगोनल का वैल्यू आपको सेम हमेशा मिलेगा। सभी डायगोनल का जो वैल्यू होगा वह इक्वल होगा, और जब सभी डायगोनल का वैल्यू इक्वल होगा तो हमने यहाँ पे आप लोग को निकालने का वे भी समझा चुके हैं कि किस तरीका से निकालते हैं इसका वैल्यू। तो अभी आपने देख लिया है कि वैल्यू निकालने का वे क्या है, किस तरीका से हमने वैल्यू को निकाले हैं, और जब निकालना सीख गए हैं तो देखिए अब इसके आगे हमने बोले कि सभी डायगोनल का वैल्यू ऑलवेज सेम होगा। जब सभी डायगोनल का वैल्यू सेम होगा तब हमने इस सब का वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए पोटेंशियल 1 के चलते निकाल दीजिए, 8 हो जाएगा टोटल। तो पहले हम पोटेंशियल OA की बात करते हैं, तो देखिए OA का वैल्यू सिंपल होगा, चार्ज बाय 4πε0, बीच का सेपरेशन, तो OA। अब देखिए बाबू Q अपॉन, इसको हटा रहे हैं यहां से, Q अपॉन 4πε0। OA का वैल्यू आपको मिल चुका है √3b/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2Q बाय 4πε0 अंडर √3b। इसी तरीका से D के चलते O पे निकल जाएगा, इसी तरीका से E के चलते O पे, F के चलते O पे, B के चलते O पे, C के चलते O पे, G के चलते O पे और H के चलते O पे। तो नेट की बात करते हैं तो टोटल डायगोनल 4 है, और 4 कितने पार्ट में टूट जाएगा, 8 पार्ट में। तो टोटल पोटेंशियल की बात करेंगे तो 8 से हम सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए नेट पोटेंशियल की बात करते हैं, नेट पोटेंशियल तो 1 के चलते हमने निकाल दिए हैं, सभी के चलते निकालना होगा। तो नेट पोटेंशियल का सिंपल वैल्यू होगा 12 इंटू पोटेंशियल ऑफ O किसके चलते, A के चलते, तो 12 इंटू 2Q बाय 4πε0 √3b। अब देखिए ये कट जाएगा 3, तो यहां से हो जाएगा 6Q बाय π√3 ε0b। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आपका वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पे 4 है तो 8 ही होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। अभी यहाँ पे 4 है तो 8 होगा, और 8 लीजिएगा क्योंकि 4 है तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो 4 गुना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 से, तो ये 4Q
3 एप्सिलॉन नॉट b, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि अभी हमने बताए हैं कि किसी भी क्यूब की बात करें तो किसी क्यूब के अंदर कितने डायगोनल होते हैं, 4 डायगोनल होते हैं। ए के चलते ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिएगा, डी के चलते ओ पे, फिर ई के चलते ओ पे, फिर एफ के चलते ओ पे, फिर सी के चलते ओ पे, फिर बी के चलते ओ पे, फिर जी के चलते ओ पे, और फिर एच के चलते ओ पे निकालते और सभी को जब जोड़ते तो ये 8 किसी एक के चलते जो भी वैल्यू मिलेगा वह होगा। तो सबको एक साथ जब कर देंगे तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा 4/√3 एप्सिलॉन नॉट b। तो ये था आपका एफएमसी का क्वेश्चन जो कि 2010 में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन है, if potential in volt in a region expressed as Vx y z, पोटेंशियल जो है वह तीनों का फंक्शन है, x का भी, y का भी और z का भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कहाँ पे बाबू? 1 1 0 पे क्या होगा? तो देखिए आप सिंपल जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है जो कि आप लोग को हम पहले से रटाते आए हैं। क्या रिलेशन है सिंपली समझिएगा। E का वैल्यू हमने पढ़ाए थे -dV/dr, ये रटा चुके हैं। फिर हमने बताए थे कि अगर पोटेंशियल x का फंक्शन है तो -dV/dx करेंगे, अगर पोटेंशियल y का फंक्शन है तो -dV/dy करेंगे, अगर पोटेंशियल z का फंक्शन है तो -dV/dz करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये x y है दोनों, इसमें भी y है, इसमें yz है। तो आप सबसे पहले इसको जो निकालेंगे आप तो तीनों निकालना होगा, Ex निकालना होगा, Ey निकालना होगा और Ez का भी वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहला काम हमें करना है Ex का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ध्यान से, Ex का सिंपल वैल्यू होगा -dV/dx, -dV/dx। अब देखिए -d और v का वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, 6xy - y + 2yz/dx। अब देखिए ध्यान में ये रखिएगा कि जिस में x होगा सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होगा और अदर जो भी टर्म होंगे उसको हम कांस्टेंट लेते हैं। ध्यान में यही रखना है कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेरिएबल सिर्फ x को लेते हैं, अदर जितने भी टर्म होते हैं सभी को कांस्टेंट लेते हैं। तो इसमें x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन इसका होगा नहीं होगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, ये भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। इसका मतलब ये हो गया -6y और dx/dx का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ से -6y निकल गया। अब देखिए हमें पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पे बाबू? 1 1 पे। तो Ex का वैल्यू कहाँ पे? 1 1 0 पे। तो देखिए ध्यान से -6 और y के बदले 1 पुट कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू 1 है, y का भी वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे ये -6 हो गया, Ex निकल गया। अब इसी तरीका से, वैसे हम तो तुरंत कर देते लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हमें स्टेप पढ़ाना पड़ रहा है। अब देखिए आप लोग करिएगा इसी तरीका से Ey का वैल्यू भी निकालिएगा। जब Ey का बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, Ey की बात कर रहे हैं तो -dV/dy, -dV/dy। फिर हम यहाँ पे देखेंगे -dV के बदले 6xy - y + 2yz/dy। अब देखिए बाबू इसमें भी y है, इसमें भी, तो तीनों का करना होगा। तो देखिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो 6x dy/dy
माइनस माइनस प्लस dy बाय dy, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया तो 2z dy बाय dy। अब देखिए बाबू यहाँ से इसका सिंपल वैल्यू होगा माइनस 6x प्लस 1 माइनस 2z। अब देखिए हमको ey निकालना है कहाँ पे बाबू, ey का वैल्यू निकालना है 1 1 0 पे, तो यानी माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 0, क्योंकि z का वैल्यू 0 है तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 5। तो हमारे पास ex ey निकल गया। अब इसी तरीका से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, ez का। ez का बात करिएगा तो ez का सिंपल वैल्यू होगा माइनस dv बाय dz, माइनस dv बाय dz। अब देखिए यहाँ पे माइनस dv बाय dz तो हो गया। अब देखिएगा किस किस में से उसे लिख देते हैं एक बार, माइनस d के बदले पुट करिए 6xy माइनस y प्लस 2yz अपॉन dz। अब देखिए बाबू यहाँ पे xy कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है आपको z, तो जो भी कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 2y बाहर निकलेगा, dz बाय dz का वैल्यू 1 हो गया और यहाँ से माइनस 2y हो गया। तो ez की बात करिएगा, ez कहाँ पे निकालना है, 1 1 0 पे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 यानी माइनस 2। तो आपको ex भी निकल गया, ey भी निकल गया और ez भी निकल गया। कैसे निकाले समझ गए। जब ex की बात करते हैं तो माइनस dv बाय dx हमने रखा चुके हैं कि अगर हम माइनस dv बाय dx करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे x वेरिएबल होगा, y और z कांस्टेंट होगा, और जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसी तरीका से हमने ey की बात की है। जब ey की बात करेंगे तो माइनस dv बाय dy, तो यहाँ पे y सिर्फ वेरिएबल होगा और तीनों में y है, इसलिए तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ा और हमने वैल्यू पुट कर दिया। फिर इसी तरीका से ez की बात करेंगे तो माइनस dv बाय dz, यहाँ पे सिर्फ z एक के साथ है तो उसी का डिफरेंशिएशन होगा, जिसके साथ नहीं है उसका वैल्यू क्या हो जाता बाबू, 0 हो जाता है। तो इस तरीका से हम तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए हमको e नेट निकालना है। ex निकल चुका है माइनस 6, तो यहाँ पे आपको अगर निकालना भी हो e का वैल्यू तो लिखिएगा आप लोग e बराबर सिंपल लिखिएगा यहाँ से ex I कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। तो बाबू यहाँ से इसका वैल्यू माइनस 6i कैप, इसका वैल्यू माइनस 5j कैप और उसका वैल्यू माइनस 2k कैप, माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से ये हो जाएगा 6i कैप 5j कैप प्लस 2k कैप। तो ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो सिर्फ x को वेरिएबल मानिएगा, अदर जितने भी टर्म उसके साथ होंगे सभी कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीका से जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को वेरिएबल मानिएगा, अदर जितने भी टर्म है सभी को कांस्टेंट ले लीजिएगा। इसी तरीका से आप जब z के रिस्पेक्ट में करिएगा तो सिर्फ z को आप क्या करेंगे बाबू, वेरिएबल रखिएगा, अदर जितने भी टर्म है सभी को आप क्या कर दीजिएगा, कांस्टेंट ले लीजिएगा और इसी तरीका से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय Vxyz बराबर 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, where V is in volt and x, y, z are in meter. The electric force experienced by a charge of 2 coulombs situated at point 111 each. आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, किस पॉइंट पे, 11 पॉइंट पे। तो आप जानते हैं कि फोर्स निकालने के लिए हमें दो चीज का जरूरत होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा चार्ज।
तो आपके पास चार्ज का वैल्यू दे चुका है 2 कूलम और पोटेंशियल भी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आपको पता है। तो आपके पास सबसे पहले जो विभेद है उसको ध्यान में रखिएगा। आपके पास पॉइंट दे चुका है, 2 चीज दिया हुआ है। चार्ज का वैल्यू आपके पास 2 कूलम गिवन है, 2 कूलम ये गिवन है। पोटेंशियल का वैल्यू भी आपके पास दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का वैल्यू। देखिए क्या क्या है बाबू, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब देखिए आपको यहाँ पे निकालना है फोर्स का वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसमें इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको अभी तुरंत हमने रटाए हैं कि E की बात करिएगा तो E का सिंपल फार्मूला होता है, EX की बात कर रहे हैं माइनस dV/dx होता है, माइनस dV/dx होता है। अब देखिए माइनस d और v की बात करिएगा तो 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz बाय dx। बाबू जिसमें x है सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होगा, जिसमें x नहीं है उसका नहीं होगा। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया। और आप तो रटा चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिया जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस 6 dx/dx माइनस माइनस प्लस 8y dx/dx और अदर जो भी कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 8 है। अब देखिए Ex का वैल्यू जो निकालना है बाबू 1 पॉइंट पे 1 इसका मतलब 6 और 8 y के बदले 1 तो ये हो जाएगा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Ex का वैल्यू आपको निकल गया है 2। अब इसी तरीका से आप Ey निकालिएगा तो Ey की बात करिएगा तो Ey का सिंपल वैल्यू होगा माइनस dV/dy। अब देखिए माइनस dV/dy की बात करते हैं तो माइनस d या v के बदले आपको पता है बाबू यहाँ पे 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz बाय dy कर दीजिएगा। अब बता चुके हैं आपको कि जिसके साथ y इन्वॉल्व होगा सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होगा, जिसमें y नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 लेंगे। तो क्या यहाँ पे y है? नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। तो जिसमें y का इन्वॉल्वमेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, जिसमें y इन्वॉल्व नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन हम हमेशा क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो यहाँ पे y नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 होगा। यहाँ पे y है तो इसका वैल्यू कुछ न कुछ होगा। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। तो सबसे पहला जिसमें सिर्फ y नहीं है उसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। ये खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 8x बाहर निकाल लीजिए dy/dy। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 8 dy/dy। फिर इसी तरीका से प्लस माइनस माइनस 6z dy/dy। अब देखिए बाबू यहां से लिखेंगे 8x प्लस 8 माइनस 6z। अब हम बात करते हैं Ey का। तो Ey निकालना पड़ेगा 1 1 पे। तो Ey कहां पे बाबू? 1 1 1। तो 8 into 1 प्लस 8 माइनस 6 into 1। तो ये आपको हो जाएगा 10। Ey निकल गया। अब लास्ट निकालना है आपको Ez का वैल्यू। तो देखिए Ez की बात करते हैं तो Ez का वैल्यू माइनस dV/dz
ई जेड का वैल्यू माइनस डी वी बाई डी जेड। अब देखिए यहाँ से माइनस डी भी के बदले लिखेंगे 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब देखिए यहाँ पे जिसमें z है, जिसमें z है सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन होगा, जिसमें z नहीं है उसका डिफरेंशिएशन संभव नहीं है, क्योंकि वह सभी कांस्टेंट होते हैं और आपको रटा चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है। तो इसमें z है, नहीं है इसका जीरो, इसमें z है, नहीं है इसका भी वैल्यू जीरो, इसमें z है, नहीं है इसका भी वैल्यू जीरो, सिर्फ इसमें z है। ध्यान में ये रखिएगा कि यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल लेते हैं, अदर जो भी टर्म रहता है सभी को कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पे आपको x है, हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो गया, तो ये भी टर्म कांस्टेंट। यहाँ पे x y है तो ये भी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे y है ये भी कांस्टेंट, यहाँ पे z है तो z वेरिएबल है और 6y आपका कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सीधा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6y dz बाई dz का वैल्यू 1 हो गया बाबू, तो यहाँ से माइनस 6y। अब इसी तरीका से ez की बात करते हैं तो ez 1 की बात करें तो माइनस 6 इंटू 1 यानी माइनस 6 हो गया। तो आपको ex निकल गया, ey निकल गया, ez निकल गया, ex निकल गया, ey निकल गया और ez निकल गया। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे इसको तो आपको ex का वैल्यू मिल चुका है। e बराबर लिखिएगा आप लोग exi कैप प्लस eyj कैप प्लस ez के कैप। अब देखिए बाबू यहाँ से ex की बात करते हैं तो 2i कैप प्लस 10j कैप फिर माइनस 6k कैप, माइनस 6k कैप। ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। और हमें तो निकालना है फोर्स किस फॉर्म में, स्केलर के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड आप बता चुके हैं, ये मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला होता है अंडर कोएफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k कैप का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको करिएगा तो ये सिंपल होगा 436, ये निकल जाएगा 140। तो आप जानते हैं 140 निकलेगा, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका सिंपल वैल्यू होगा 2 इंटू 2 इंटू 36 नहीं सॉरी 35। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 इंटू 2 इंटू 35, रूट से 2 निकल जाएगा तो 2 अंडर रूट 35 हो गया इसका वैल्यू E का। और जब E निकल गया तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम रटा चुके हैं कि फोर्स का सिंपल फार्मूला होता है F बराबर Q इंटू E। फोर्स का सिंपल वैल्यू होता है F बराबर Q इंटू E, F बराबर Q इंटू E। और यहाँ से लिख दीजिएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट 35, तो ये हो जाएगा आपको 4 अंडर रूट 35 न्यूटन। तो इस तरीका से आप फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला काम क्या है इसमें ध्यान में यही रखिएगा कि अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन है तो देख लीजिएगा पोटेंशियल किसका किसका फंक्शन है। जब पोटेंशियल पता रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा, क्योंकि E का सिंपल वैल्यू होता है माइनस dV बाय dr, और dr को हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अबाउट ले सकते हैं।
और अभी जैसे हमने बताए हैं, अगर x के रिस्पेक्ट में लीजिएगा तो y और z को कांस्टेंट मानिएगा, y के रिस्पेक्ट में लीजिएगा तो x और z को कांस्टेंट मानिएगा, और z के रिस्पेक्ट में लीजिएगा तो x और y को कांस्टेंट मानिएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा और उसके बाद फोर्स आप निकाल सकते हैं। F बराबर Q इंटू ई से, F बराबर Q इंटू ई से फोर्स। देखिए क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा हुआ है और नीट में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। ए बी एंड सी, ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ईच। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपके पास 3 पॉइंट है ए सी बी। तो पूछ रहा है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो आपको रटा चुके हैं, याद होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो सबसे पहला देखिए कि इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा बी पे होगा, उसके बाद इस लाइन पे, उसके बाद सबसे कम कहां का होगा? सी का। तो याद रखिएगा कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, अगर लाइन के डायरेक्शन में चलते हैं तो निश्चित डिक्रीज करता है किसका किसका वैल्यू? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वैल्यू और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वैल्यू। तो आप देखिए सबसे पहला जो है वह बी है, तो मैक्सिमम किसका होगा? बी पॉइंट का। किस पॉइंट का? बी का। तो अगर कोई पूछ दे आपसे किस बताएंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैक्सिमम किसका होगा? बी का होगा। तो पोटेंशियल अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो बी का, उसके बाद होगा आपको सी का, और सबसे कम किसका होगा? ए का। तो याद यही रखिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। और आपको इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज करके 12th के बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल का वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज करते हैं, और पोटेंशियल जब डिक्रीज करता है तो निश्चित है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ाए हैं, इसके अगले कॉन्सेप्ट को अगले दिन बताया जाएगा।